दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी कलम कावल को, जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक घर का सीन देखते हैं, जहां स्टैनली दास नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रहा था। तभी स्टैनली का फोन बजता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे मेरे बॉस का फोन आया है, इसलिए जाना पड़ेगा। जिसके बाद स्टैनली अपने काम पर निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टैनली ऑफिस जाने के बजाय अपनी कार में किसी लड़की के साथ बैठा है और वो लड़की से पूछता है कि वैसे हमारा प्लान तो बाद में मिलने का था, लेकिन तुमने अचानक आने का फैसला क्यों कर लिया। लड़की जवाब देती है कि एक्चुअली मेरी रूममेट दिप्पू कल शाम को ही वापस आ रही है। अगर वो घर पर होती तो मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो जाता, इसलिए मुझे लगा कि आज ही सही मौका है, तो मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। तब स्टैनली कहता है कि मैंने लॉज में बात की तो थी, लेकिन अगले हफ्ते के लिए। अब अचानक जाने पर पता नहीं रूम खाली मिलेगा या नहीं। खैर चलो चलकर देखते हैं। लड़की पूछती है कि क्या तुमने किराए के घर के बारे में कुछ पता किया, हम कब तक ऐसे लॉज में मिलेंगे। स्टैनली कहता है कि मैंने पूछा तो था, लेकिन वहाँ कुछ दिक्कत है, मैं दूसरे घर की तलाश कर रहा हूँ। अभी हमें लॉज से ही काम चलाना होगा। फिर वो आगे कहता है कि मैं अपनी वाइफ से तलाक के बारे में बात कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, और मैंने अभी उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया है। फिर वो पूछता है कि तुम लेटर रखकर तो आ गई हो ना। लड़की कहती है हाँ, मैंने लेटर रख दिया। इनकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि लड़की अपने घर से भाग कर आई है। अब ये दोनों एक लॉज में जाते हैं और एक कमरे में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर जब ये दोनों टीवी देख रहे होते हैं तो उसमें न्यूज़ आ रही थी कि एक भाई ने अपने भाई को ही मार डाला। तब वो लड़की कहती है कि आजकल क्या हो रहा है, कोई किसी को भी मार रहा है। जिस पर स्टैनली कहता है कि दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, हर कोई अपनी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है। तब लड़की मजाक में पूछती है कि क्या तुमने भी ऐसा कुछ किया है। स्टैनली कहता है हाँ, मैंने तो कई लोगों को मारा है। तब लड़की हंसने लगती है। फिर स्टैनली कहता है कि इंसान को मारने में जो मज़ा आता है ना, वो जानवरों को मारने में भी नहीं आता। लड़की पूछती है कि तो क्या तुम मुझे मारने वाले हो। स्टैनली कहता है हाँ, और इसके बाद वो बड़ी ही शांति से लड़की का गला घोंटकर उसे मार डालता है। और यहाँ स्टैनली मर्डर करने के बाद भी एकदम शांत था। फिर वो लाश को एक बड़े बैग में एक रिपोर्टर प्रदीप एसपी से मिलने आता है। वो पूछता है कि कोटाई कोनम गांव में हुए दंगों की क्या स्थिति है। एसपी बताते हैं कि दंगा अब पूरी तरह कंट्रोल में है और एक स्पेशल ऑफिसर उसकी जांच कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो स्पेशल ऑफिसर जय किशन है। जय किशन वही ऑफिसर है जिसने पूरे दंगे को कंट्रोल किया था, और वो अब पुलिस स्टेशन आता है केस की डिटेल मांगने के लिए। तब पुलिस वाला बताता है कि सर, इस दंगे में 3 लोग शामिल हैं, विमल, उसकी बहन और यूसुफ। विमल आर्मी में था, उसकी बहन अचानक घर से गायब हो गई और गांव में किसी ने ये बात फैला दी कि यूसुफ, जो दूसरे धर्म का है, वो उसे भगा ले गया है। जब विमल को ये बात पता चली तो वो अपने दोस्तों के साथ आया और उसने यूसुफ के घर वालों पर हमला कर दिया। तब जवाब में यूसुफ के लोगों ने विमल के घर पर हमला कर दिया। इसी तरह से ये मामला 2 गुटों की लड़ाई में बदल गया। लेकिन सच ये है कि यूसुफ को कुछ भी पता नहीं कि वो लड़की कहाँ है। तब जय किशन इस मामले की जांच शुरू करता है। वो दंगों में शामिल सभी लोगों से पूछताछ करता है। तब एक पुजारी बताता है कि उसने विमल की बहन को यूसुफ के साथ देखा था, लेकिन इस बात की उसे पक्की जानकारी नहीं है। फिर जांच आगे बढ़ती है और पुलिस की टेक्निकल टीम बताती है कि विमल की बहन का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया गया है और पता चलता है कि वो यूसुफ के साथ नहीं बल्कि किसी और आदमी के साथ तमिलनाडु में है। फिर विमल को जब ये बात पता चलती है तो वो पुलिस का इंतजार किए बिना अपने दोस्तों के साथ तमिलनाडु निकल जाता है। वो उस लोकेशन पर पहुंचकर एक आदमी को पकड़ता है और उसे बुरी तरह पीटता है। यहाँ विमल को लग रहा था कि इसी आदमी ने उसकी बहन को भगाया है। तभी जय किशन अपनी टीम के साथ वहां आता है, जिसे देख विमल और उसके दोस्त भाग जाते हैं। तब जय किशन उस घायल आदमी से पूछताछ करता है और उसे विमल की बहन की फोटो दिखाता है। तब वो आदमी कहता है कि सर, मैं इस लड़की को नहीं जानता। फिर जय किशन अब सेल्वी के गांव जाता है और वहां के थाने में पता चलता है कि सेल्वी भी घर से भाग तो गई थी और वहां एक लेटर मिला था। जब पुलिस ने सेल्वी के बॉयफ्रेंड का नंबर ट्रेस किया तो वो नंबर केरला का निकला। तब जय किशन की टीम केरला के उस पते पर जाती है। वहां पता चलता है कि वो नंबर किसी लड़के का नहीं बल्कि सिंधु नाम की लड़की का था, और सिंधु की मां बताते हैं कि सिंधु तो 1 साल पहले ही किसी आदमी के साथ भाग गई थी। ये सुनकर तो जय किशन भी हैरान था। फिर जय किशन इस पूरे पैटर्न को समझता है और एसपी को जाकर रिपोर्ट करता है। वो कहता है कि सर, ये एक चेन बन गई है। विमल की बहन गायब हुई, उसका कनेक्शन सेल्वी से मिला। फिर सेल्वी गायब हुई तो उसका कनेक्शन सिंधु से मिला। ये सिलसिला तमिलनाडु और केरला के बीच में चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारी लड़कियां या तो तलाकशुदा है या फिर विधवा, और उनके घर वालों ने सोचा कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली होगी, इसीलिए किसी ने गहराई से जांच नहीं करवाई। मुझे लगता है कि ये किसी एक आदमी का काम हो सकता है।
तब एसपी जय को इस केस की पूरी जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि इसे किसी भी तरह से सॉल्व करो। इसके बाद हम स्टैनली को देखते हैं। एक दिन स्टैनली के घर पर उसका एक जानकार बॉबी आता है जो ज्वेलरी की दुकान चलाता है। वो स्टैनली को बताता है कि उसने सोने के काम के लिए घर पर थोड़ा सा साइनाइड रखा था, लेकिन उसके पड़ोसी के कुत्ते ने गलती से उसे चाट लिया और उसकी मौत हो गई। इसीलिए पड़ोसी उस पर केस कर रहा है। यहाँ बॉबी मदद मांगता है, जिस पर स्टैनली कहता है कि कोई बात नहीं, वो मैं देख लूंगा। पर साइनाइड के बारे में सुनकर स्टैनली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यहाँ से स्टैनली केमिकल शॉप पर जाकर फर्जी लाइसेंस दिखाकर साइनाइड खरीद लेता है। अब स्टैनली को ये टेस्ट करना था कि ये जहर कितना कारगर है, तो वो एक सड़क किनारे बैठे एक भिखारी को खाने में थोड़ा सा साइनाइड मिलाकर दे देता है, और भिखारी जैसे उसे खाता है तो थोड़ी देर में वो तड़प तड़प कर मर जाता है। ये देखकर स्टैनली को तसल्ली मिलती है। वो सोचता है कि अब उसे लड़कियों का गला घोटने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास तो अब एक आसान तरीका है। इसके बाद हमें स्टैनली के काम करने का तरीका दिखाया जाता है। वो मैरिज ब्रोकर के पास आता है और कहता है कि उसे अपने तलाकशुदा भाई के लिए रिश्ता चाहिए, और वो ऐसी औरतों को टारगेट करता है जो सहारे की तलाश में हो। फिर वो उन औरतों से मिलता है, उनसे मीठी मीठी बातें करता है। कभी तो वो कहता है कि उसकी पत्नी मर गई, तो कभी वो कहता है कि वो तलाकशुदा है। इसी तरह से वो भरोसा जीतता है और शादी का वादा करके उन्हें लॉज में ले आता है। फिर वो उनके साथ इंटीमेट होकर उन्हें एक टैबलेट देता है, ये कहकर कि ये प्रेगनेंसी रोकने की दवाई है और अभी हम बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। एक बार शादी कर लें तो हम सब कर लेंगे। साथ ही वो पहले से कह देता है कि जब तुम बस स्टैंड पर जाओगे ना, तो इसे वहाँ की टॉयलेट में जाकर खा लेना। तो लड़कियां भी उसकी बात मान लेती हैं। फिर जब वो बस स्टैंड के टॉयलेट में गोली खाती हैं तो साइनाइड की वजह से उनकी वहीं मौत हो जाती है, जिसके बाद स्टैनली तो हर बार की तरह निकल जाता है, और इसी तरह से वो कई लड़कियों को मार चुका है। फिर जब पुलिस को लाश मिलती है तो कोई भी उनकी पहचान करने नहीं आता, इसीलिए मामला आसानी से दब जाता है। इधर जयकिशन अपनी जांच में लगा हुआ था। उसे समझ आ गया है कि अपराधी तमिलनाडु और केरला के बीच से ऑपरेट कर रहा है। यहाँ वो एसपी से कहता है कि सर, हमें टीम में एक ऐसे ऑफिसर की ज़रूरत है जो तमिल और मलयालम दोनों भाषाएं जानता हो और उसे बॉर्डर के इलाकों की भी अच्छी समझ हो। तब एसपी उसकी बात मान लेते हैं और एक ऑफिसर को स्पेशल टीम में शामिल करते हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि ये ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि स्टैनली ही है। स्टैनली असल में पुलिस वाला ही था, यानी अब कातिल खुद उस टीम का हिस्सा बन गया जो उसे ढूंढ रही थी। फिर जयकिशन टीम के साथ मीटिंग करता है और बताता है कि पुलिस उन सभी गायब लड़कियों के नंबर्स को ट्रैक कर रही है। कातिल ने उनके फ़ोन बंद करके रखे हैं, लेकिन अगर एक भी फ़ोन ऑन हुआ तो लोकेशन पता चल जाएगी। ये सुनकर तो स्टैनली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने हाल ही में जिस लड़की को मारा था उसका फ़ोन अभी भी उसकी जेब में था। फिर वो वहाँ से बहाना बनाकर निकलता है और फ़ोन को तोड़कर नाले में फेंक देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब कुछ दिनों बाद टीम को एक सफलता मिलती है। एक गांव के बस स्टैंड के टॉयलेट में एक लड़की की लाश मिली थी। जयकिशन मिसिंग लड़कियों की फ़ोटो से उसको मिलाता है और वो लाश सहाना नाम की लड़की की निकलती है। इसी तरह स्टैनली भी नाटक करते हुए एक और रिपोर्ट लाता है कि एक गांव में लाश मिली है। तब जयकिशन फॉरेंसिक डॉक्टर से बात करता है और डॉक्टर बताते हैं कि सर, वैसे तो ये नेचुरल मौत लग रही है, लेकिन गहराई से जांच करने पर हमें बॉडी में साइनाइड के अंश मिले हैं। यहाँ से ये पक्का हो जाता है कि कातिल जहर का इस्तेमाल करने लगा है। इसके अलावा क्राइम सीन से पुलिस को एक सेफ्टी पिन भी मिलती है और फोरेंसिक एक्सपर्ट बताता है कि ये तो कोई खास पिन है जो पुलिस वाले अपनी वर्दी पर नेम प्लेट लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हो सकता है कि खूनी पुलिस वाला हो। फिर जांच के दौरान साइबर सेल को एक सिग्नल मिलता है जहां एक मिसिंग लड़की का पुराना फ़ोन कुछ देर के लिए ऑन हुआ था। तब लोकेशन ट्रेस की जाती है और पुलिस की टीम उस लोकेशन पर छापा मारती है। तब ये घर एक पुलिस कांस्टेबल मणि का निकलता है और तलाशी लेने पर वो फ़ोन मणि के बिस्तर में ही पड़ा था। ये देख मणि की पत्नी घबरा जाती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और मणि भी सुबह से घर नहीं आए हैं। तब वहाँ मौजूद स्टैनली नाटक करता है कि सर, मैं मणि को जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जिस पर जयकिशन कहता है कि सबूत तो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, बाकी जब मणि मिलेगा तो सच्चाई पता चल जाएगी। फिर हमें पता चलता है कि असल में उसी सुबह स्टैनली ने मणि को किसी बहाने से बुलाकर उसको जान से मार दिया है और फिर उसने केस को अपनी तरफ से हटाने के लिए वो फ़ोन मणि के घर में छुपा दिया था, जिससे सारा शक मणि पर आ गया। वहीं जयकिशन एसपी को ये पूरी रिपोर्ट बता रहा होता है, जिससे केस लगभग सॉल्व माना जा रहा था। लेकिन मणि अभी भी गायब है और जयकिशन को लग रहा है कि उसके हाथों से ये केस कुछ छूट रहा है। इसी दौरान हमें स्टैनली के बचपन की कहानी पता चलती है। असल में स्टैनली
के दादा को शिकार करने का बहुत शौक था। बचपन में स्टैनली भी अपने दादा के साथ जंगल जाता था और उसने देखा कि जानवरों को मारने में दादा को कितना मजा आता है। धीरे धीरे ये चीज़ स्टैनली के दिमाग में घर कर गई और ऐसे ही उसे मारने की लत लग गई। फिर जब वो बड़ा हुआ तो शिकार पर पाबंदी लगा दी गई और उसकी तलब बढ़ने लगी। तब उसने चोरी छुप के जानवरों को मारना शुरू किया और फिर वो बाद में इंसानों को भी मारने लगा। इसी तरह से उसके लिए हत्या करना एक नशा बन गया था। अब यहाँ जय किशन एसपी से कहता है कि सर, मुझे लगता है कि मणि सिर्फ एक मोहरा था, असली कातिल अभी भी बाहर है, मुझे इस बारे में पता करना है। उधर स्टैनली को भी लगने लगता है कि पुलिस उस तक पहुंच सकती है, तो वो अपना तरीका बदलने का फैसला करता है। फिर वो एक पब्लिक बूथ से आवाज़ बदलकर एक फोरेंसिक ऑफिसर को फ़ोन करता है। वो कहता है कि सर, मैं एक राइटर हूँ, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान मर जाए और पोस्टमार्टम में भी पता न चले, क्योंकि मुझे अपनी मूवी में ऐसी ही कहानी लिखनी है। तब वे ऑफिसर बताते हैं कि अगर शरीर में साइनाइड का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो इंसान हार्ट अटैक से मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद स्टैनली एक शादीशुदा औरत को ऐसे ही फंसाता है और लॉज में उसे शुगर चेक करने के बहाने साइनाइड का इंजेक्शन लगा देता है। फिर जब वो औरत अपने घर जाती है तो रात में नींद में ही मर जाती है और अगली सुबह सबको लगता है कि उसे हार्ट अटैक आया था, इसलिए उसकी मौत हो गई। अब जब ये बात जय किशन को पता चलती है तो वो इस केस को भी समझ जाता है। फिर वो उस लाश का पोस्टमार्टम करवाता है और पता चलता है कि उसे भी जहर दिया गया था। यानी जय किशन को ये भी समझ आ गया है कि ये खून भी उसी कातिल ने किया होगा। फिर जय किशन अपनी टीम के साथ पुरानी फाइलों को फिर से चेक करता है और उसकी नज़र वीजू नाम के लड़के के बयान पर जाती है, जिसने 2 बार अलग अलग बयान दिए थे और यहाँ जय किशन को उस पर शक होता है। फिर वो वीजू के पास आता है और शक्ति से पूछताछ करता है। तब वीजू डर के मारे सच बताता है कि सर, मेरी बहन दिव्या घर से भाग गई थी, लेकिन वो मरी नहीं और वापस घर आ गई। तब बदनामी के डर से हमने उसकी कहीं शादी करा दी और वो अब अपने ससुराल में खुश है। तब जय किशन तुरंत दिव्या का एड्रेस लेता है, क्योंकि वही मौका है खूनी तक पहुंचने का। फिर यहाँ से जय किशन दिव्या के ससुराल आता है और दिव्या पहले तो बात करने से मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उस खूनी ने कई लड़कियों को मारा है तो वो सब कुछ बता देती है। दिव्या कहती है कि उस रात लॉज में उसने मुझे वो गोली दी थी खाने के लिए और कहा था कि अभी हम बच्चे को अफोर्ड करने के लायक नहीं है, लेकिन सर मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने सोचा कि बच्चा हम दोनों मिलकर पाल लेंगे, इसलिए मैंने वो गोली नहीं खाई। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो वो गायब था और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था, जिसके बाद मैं घर आ गई। तब जय किशन उसे मणि की फ़ोटो दिखाता है, जिस पर दिव्या कहती है कि सर नहीं, ये वो इंसान नहीं था। फिर जय किशन कहता है कि ठीक है, मैं एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाता हूँ, तुम उसके ज़रिए स्केच बनवा देना। लेकिन हम देखते हैं कि स्टैनली भी पुलिस की इस हरकत पर नज़र रख रहा था और उसे पता चल जाता है कि दिव्या अभी जिंदा है, इसलिए वो चुपके से दिव्या के पास आता है और उसे धमकी देता है कि अगर तूने मेरा स्केच बनवाया या पुलिस को कुछ बताया तो मैं तेरे पति और बच्चे को मार डालूंगा। इससे दिव्या पूरी तरह डर जाती है। फिर जब अगले दिन जय किशन स्केच आर्टिस्ट को लेकर आता है और दिव्या को कॉल करके बुलाता है तो दिव्या आने से ही मना कर देती है। इससे जय किशन समझ गया था कि कातिल ने गवाह को डराया है। फिर जय किशन को याद आता है कि लड़कियां बस स्टैंड के टॉयलेट में मरती थीं, तो वो बस स्टैंड पर काम करने वाले एक आदमी से मिलता है। तब वो आदमी दिव्या की फ़ोटो पहचान लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने इस लड़की को देखा है और इसके साथ एक आदमी भी था। तब जय किशन उस आदमी की मदद से कातिल का स्केच बनवाता है। इधर स्टैनली भी टेंशन में था कि जय किशन क्या कर रहा होगा, तो वो जय किशन को फ़ोन करके पूछता है कि सर, कुछ पता चला या नहीं, जिस पर जय किशन कहता है कि हाँ, स्केच बन गया है और हम कातिल के बहुत करीब हैं। तब स्टैनली कहता है कि ठीक है सर, मैं भी आ रहा हूँ। और स्टैनली ने सोच लिया था कि अगर स्केच उसका हुआ तो वो सबको मार देगा। फिर जब वो वहाँ आता है तो देखता है कि ये स्केच तो किसी और आदमी का है। इससे स्टैनली को चैन की सांस आती है कि मैं बच गया। अब जब स्टैनली को लगता है कि खतरा टल गया है तो अगले दिन वो फिर से अपने पुराने काम पर लग जाता है। वो एक लेडी को फंसाता है और उसे लेकर लॉज पहुंचता है। रिसेप्शन पर मैनेजर उससे आईडी प्रूफ मांगता है। तब स्टैनली पहले तो आनाकानी करता है, लेकिन फिर अपनी असली आईडी दिखा देता है। जिसके बाद जब वो कमरे में आता है तो थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर वही मैनेजर खड़ा था। वो मैनेजर हाथ जोड़कर कहता है कि सर, मैंने आपकी आईडी देखी, आप पुलिस वाले हैं ना, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी महीनों से गायब है, पता नहीं वो कहाँ गई। तब वो स्टैनली को उसकी फ़ोटो दिखाता है और स्टैनली उस फोटो को देखता है तो वो लड़की वही थी जिसे स्टैनली ने पहले मारा था। इसलिए वो झूठ कहता है कि मैं आपकी मदद कर दूंगा। तभी उसे लॉज में किसी के आने की आवाज़ आती है और वो देखता है कि नीचे तो जय किशन आया हुआ है। यहाँ स्टैनली चौंक जाता है और पूछता है कि सर, आप यहाँ कैसे? तो जय किशन के हाथ में एक कागज़ था। वो कहता है कि उसी खूनी को पकड़ने आया हूँ। फिर जय किशन स्टैनली को वो कागज़ देता है और उसमें उसी का स्केच बना हुआ था।
असल में ये जैकेशन का प्लान था, क्योंकि उस आदमी ने जो स्केच बनवाया था वो स्टैनली का ही था, लेकिन वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने ये खेल खेला। अब यहाँ स्टैनी समझ जाता है कि वो जाल में फंस चुका है, इसलिए वो अचानक जैकेशन को साइनाइड का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जैकेशन उसे मारने लगता है। फिर दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होती है और स्टैनली जैकेशन का गला दबाने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी स्टैनली पर वार करता है, जो कि लॉज का मैनेजर था और उसे जैकेशन ने ही इस मिशन के लिए रखा था। जिसके बाद जैकेशन स्टैनली को वहीं जान से मार डालता है, क्योंकि वो जानता था कि स्टैनली के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसने कई लड़कियों को मारा है, इसलिए उसका मरना ही सही रहेगा। जिसके बाद वो स्टैनली की लाश को ठिकाने लगा देता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अब आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।